अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, हुकूमत को गिराने का दावा करने वाली ऑपोजिशन आपस में लड़ पड़ी है। आज बिलावल भुट्टो ने आजाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम के दौरान मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों लिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आरिया पार की बातें करने वाले पांव पकड़ने तक आ गए हैं। नाज़रीन, ऑपोजिशन जमातों में इख्तलाफात तो पहले से ही वाजे थे, लेकिन सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी के कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सेनेट बनने के बाद ऑपोजिशन में दरारें मजीद गहरी होती चली गई। अब मामलात इस नहज तक आ पहुंचे हैं कि आज बिलावल भुट्टो ने बजट इजलास में शिरकत न करने वाले ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी करने का भी मुतालबा किया है। करंट पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रही है उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे कोरोना के खिलाफ जंग में आलमी इदारे इमरान खान की पॉलिसीज के मुतरफ तो हैं ही, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो कोरोना को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने की बात की जा रही है, क्या वाकई में हमने कोरोना पर मुकम्मल काबू पा लिया या खदशा अभी बाकी है, खतरात अभी बाकी है? इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे डिटिशन शेख वकास अकरम साहब और इसके साथ साथ हमेशा की तरह सीनियर सहाफी तजियाकार अदील वड़ाइच भी मौजूद है। अदील, ये बताइएगा, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑपोजिशन मिलकर हुकूमत को गिराएगी। जब आजाद कश्मीर के इलेक्शंस आए तो लग रहा था कि शायद ऑपोजिशन एक पेज पर आ जाए, क्योंकि फिर से एकदम से पीडीएम की बातें उठना शुरू हो गई। ये तो आपस में खुद ही लड़ पड़े हैं। असल में हमारी मामला ये है कि सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी ही आपस में नहीं लड़ी, बल्कि नून लीग के अंदर भी इस टाइम जो है ना रस्साकशी चल रही है। और उसकी वजह यह है कि नून लीग के अंदर जो इलेक्टेबल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पॉलिसी के साथ नहीं चला जा सकता। हम अपने अपने हलकों में हमारी जो वर्थ है, हम इस पॉलिसी के तहत जो मियां नवाज शरीफ की और मरियम नवाज साहिबा की जो बयानियां हैं, इसके साथ हम अगले इलेक्शन में नहीं जा सकते। उसके बाद जो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने बड़े जतन किए, बड़ी कोशिशें की, बड़े मैसेजेस दिए, पांव तक पकड़ने की कई मरतबा बात कर दी। अब ये जो मामला है कि एक दूसरे को ये ताने दे रहे हैं, ये ताने क्यों दे रहे हैं? देखिए, अपोजिशन की जो सियासत होती है ना, वो अपोजिशन की सियासत होती है हुकूमत पर तनकीद करके, हुकूमत को आड़े हाथों लेकर। लेकिन हुकूमत उस क्राइसिस में से निकल आई है जिसकी बुनियाद पर अपोजिशन ने इसको आड़े हाथों लेना था। मिसाल के तौर पे अब ये देखें कि जब दिसंबर से ये बातें चलनी शुरू हुई जी कि हुकूमत का खात्मा हो जाएगा दिसंबर के आखिर तक, फिर जनवरी में ये बात हुई जी कि जनवरी में हुकूमत चली जाएगी, फिर फरवरी में चली जाएगी, मार्च तक मामला आ गया, सेनेट इलेक्शन जो है वो गुजर गए। उसके बाद जो बजट के हवाले से एक टफ टाइम देना था। एक यही वो चीज थी कि जी एक प्रेशर था कि जी बजट मंजूर नहीं होने देंगे, और बजट मंजूरी तो हो ही जानी थी वैसे, लेकिन वो किस अंदाज में हुई कि उनके 28 अरकान ही मौजूद नहीं थे। तो अब अपोजिशन को अवाम के पास जब जाना है, अपोजिशन जमातों को, अब वहां आजाद कश्मीर के इलेक्शन में ये जा रहे हैं, तो इनके पास बेचने को कुछ नहीं रहा हुकूमत के हवाले से कि क्या मुंह दिखाएं, हमने क्या टफ टाइम दिया। अच्छा, फिर हुकूमत की भी लक अच्छी थी कि नंबर्स जो थे वो बजट से पहले आए, वो 3.94 ने कॉन्फिडेंस जो है इतना जो ऊपर ले गए। उसके बाद कुछ इदादोशुमार एक्सपोर्ट्स के हवाले से आए, तो बजट के हवाले से फिर बजट जिस अंदाज में पास हुआ, वो हुकूमत जिसको अपने अरकान से लाले पड़े हुए थे कि जी ये बजट पता नहीं हमारे अपने ये जहांगीर तरीन ग्रुप ही ना टफ टाइम दे दे, उसने ना सिर्फ स्मूथली बजट पास करवा लिया वफाक में भी, उसने पंजाब में भी, बल्कि बजट ना सिर्फ पास करवा लिया बल्कि इस अंदाज से कराया कि अपोजिशन तकसीम हो गई। अपोजिशन ये परेशान है, उसके पास एक दूसरे पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं कि इसकी वजह से हुकूमत जो है वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, इनकी वजह से ये हुआ है, हम टफ टाइम दे सकते थे, एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं। तो अब मैं समझता हूं कि हुकूमत उस क्राइसिस से निकल आई। अच्छा, आप देखें आज जो कुछ हुआ, हम अगले चंक में जाके इस पे बात भी करेंगे। जो इकोनॉमिस्ट की जो इंडेक्स आया है कि कोरोना से जो यानी प्री कोरोना जो सिचुएशन थी उसमें जो मुल्क वापस आ रहे हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक को पाकिस्तान जो है वो पीछे छोड़ गया, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान उसमें आ रहा है। तो क्रिटिसिज्म हुकूमतों पर हो कि किस इशू पे रहा है? भारत में किस इशू पे हो रहा था? कोरोना पे हो रहा था। अमेरिका में ट्रंप पर किस बात पर क्रिटिसिज्म हो रही थी? कोरोना पे हो रही थी। जो यूरोपीय ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं, उनमें किस पे क्रिटिसिज्म हो रही थी? सियासतदानों पे, कोरोना पे हो रही थी।
पाकिस्तान में दुनिया तारीफ कर रही है। तो ये वो कॉन्फिडेंस जो बिल्डिंग मेयर्स हैं, वो ये वो चीजें हैं जिन्होंने इनको दिया बूस्ट। दूसरी जानिब अपोजिशन होगी, आपस में लड़ पड़े वो रेजिग्नेशन वाले मामलात पर, थोड़ी जल्दबाजी दिखा दी, उसमें फिर एम्बैरेसमेंट हुई इन जमातों को। तो अब ये अवाम में चूंकि जा रहे हैं वोट मांगने, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि यानी जिन्होंने हुकूमत गिरानी थी, जिन्होंने हुकूमत को टफ टाइम देना था, वो अब एक दूसरे को टफ टाइम देने पे लगे हुए हैं। और ये ऐसा लग रहा है कि अगले एक दो माह जो है ये ऐसे ही चलेगा और हुकूमत इस वक्त जो है वो कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रही है। अच्छा शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें टाइम दिया। ये बताइए कि जिसमें से बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि हम हुकूमत को टफ टाइम देने जा रहे हैं, इनके आपस के इख्तलाफात इतने ज्यादा हैं, तो किन टर्म्स पे हुकूमत को टफ टाइम देने की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले तो ये समझता हूँ कि हुकूमत जिस तरीके से और जिस हेल्प की बुनियाद पे अभी तक सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करती आई है, अगर वही क़ुव्वतें और ताकतें हुकूमत को साथ रहें तो बिलावल साहब का ये जो जुमला है ये सिर्फ अपने वर्कर्स की तसल्ली से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब अपोजिशन अगर अपने वर्कर्स को या अपने टारगेट पॉपुलेशन जो वोट की है, अगर उसको ये तसल्ली भी ना दे सके कि जनाब का बड़ा सत्यानाश कर देंगे, इलेक्शन क्योंकि करीब 2 साल रह गए ना जी, अब तो 3 साल गुजर गए, तो 3 साल तो बैठ के आपस में कभी बैकडोर चैनल से कभी पार्लियामेंट के अंदर किसी बिल की निगोशिएशन के हवाले से ये डील्स करने की कोशिश करते रहे हैं। और उस वक्त कहीं जो है वो पॉलिसी के तहत खामोशी रही 6-6 महीने, कभी एकदम अचानक बोल पड़े। तो अब आगे टाइम करीब आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जो टफ टाइम वाला मामला है ये क्योंकि जैसे ये पीडीएम से अलग हुए थे, इनसे ज्यादा कंफर्ट तो हुकूमत को किसी ने दिया ही नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि पीडीएम जिस नहज पे चल निकली थी और जिस तरीके से जा रही थी, हुकूमत गिराना ना गिराना तो एक अलग बात है। मैं तो नहीं समझता कि ये हुकूमत 5 साल से पहले जाएगी, मगर मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को एक मुश्किल वक्त देखना पड़ रहा था। एक टेंशन हो जाती है ना जब मुखालिफ इकट्ठे, तो जैसे ये उससे अलग हुए और जिस तरीके से अलग हुए, इन्होंने तो हुकूमत के लिए बड़ी आसानी पैदा की। तो अब इनका ये कहना कि अब हुकूमत को टफ टाइम देंगे, मैं ये समझता हूँ मियर अपने वर्कर को और अवाम को और अपने अपोजिशन का जो वोट बैंक है उसको तसल्ली देने के अलावा ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए। अच्छा दिल, आप इस बात से एग्री करेंगे, इस तरह से भी शेख साहब ने बात की है कि ये सिर्फ महज बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं, इन बातों से कोई टफ टाइम नहीं दिया जाता। अच्छा देखें हो क्या रहा था पिछले 1-1.5 साल में, देखें जो बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी ना, वो ख्वाहिश क्या थी, कारकर्दगी की बुनियाद पर हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दिया जा सकता था। महंगाई हुई है शुरू में, देखें महंगाई एक तो जो एक आलमी सतह का फिनोमेना भी है ना, यानी आप जो आलमी इदारों के भी रिपोर्ट उठाएं तो 10 साल की हाईएस्ट लेवल पे प्राइसेस पहुंची हैं, लेकिन कुछ गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं और अवाम ने सफर किया है। इस बुनियाद पर तो अभी तक ये आए नहीं, जिस तरह शेख साहब भी कह रहे हैं ना कि पीडीएम, अभी तक अपोजिशन ने तो टफ टाइम दिया ही नहीं, खुद हुकूमत ने अपने आप को टफ टाइम दिया और खुद अपोजिशन ने अपने आप को जो है वो टफ टाइम दिया। अच्छा अब ये शेख साहब, बहुत से लोग जो थे, बहुत से तज्जियों में भी बहुत से लोग ये ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा था जी, बल्कि इस तरह की खबरें भी चलवाई गई, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जी एक पेज पे नहीं है, और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से फिर जब भी ये खबर आती थी कुछ अरसे बाद ही ये जो है बात गलत साबित हो जाती थी। जब आप नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर, फॉरेन पॉलिसी के मामलात पर एक पेज पर हैं, और जिस तरह शेख साहब ने कहा कि इनको सपोर्ट भी है, देखें जब आप मिलकर चलेंगे, और इसमें ये मिलकर चलने को कुछ कुव्वतों ने गाली भी बना दिया है कि देखें जी भाई ये हुकूमत रियासत चलानी है, उनका फर्ज है हुकूमत के साथ मिल के बैठ के सिस्टम को आगे लेके जाना। फिर उस पर भी तरह तरह की बातें होने लग पड़ी जी, ये जी हुकूमत तो ये लेकर चल रहे हैं। तो हुकूमत का और मुक्तदर हलकों का, एस्टैब्लिशमेंट का नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर, फॉरेन पॉलिसी पर एक पेज पे होना इस रियासत के लिए बहुत जरूरी है। वो भी बरल नाकाम हो गया सिविल मिलिट्री ताल्लुकात। फिर उसके बाद वो जिस तरह मैंने बताया नंबर्स वाली सिचुएशन, अब आलमी इदारे तस्लीम कर रहे हैं। अब हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि जब कोविड आया तो उस वक्त से इसको भी पॉलिटिसाइज किया जा रहा था, उसमें भी इमरान खान का मौकफ प्रिवेल किया, अभी आगे जाके हम बात करेंगे इस पे। तो टफ टाइम देने वाला मामला मेरे ख्याल में गुजर गया है। वैसे ही साल बाद इलेक्शन के फेज में चले जाना है
और इलेक्शन के फेज में तो वैसे इल्जामात होंगे। ये साल मेरे ख्याल में सुकून से गुजरेगा। अच्छा शेख साहब, आज के जो बिलावल साहब की जो स्टेटमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए, जिसमें उन्होंने ये बात की है कि जो कह रहे थे आर्या पार होगा, वो पांव पकड़ने तक आ गए हैं। एक तरफ बिलावल काफी अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम आगे 2023 के इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो वहां पर नून लीग को अब सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कौन सी स्ट्रैटेजी सूट करती है? आया मज़ाहमत की या मफाहमत की? देखें, अगर आप वोट बैंक के हवाले से बात करेंगे ना, तो वोट बैंक हमेशा इलेक्शन के करीब आके मज़ाहमत से बढ़ता है। अच्छा, ठीक है। ये एक तल्ख हकीकत है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। ये आप पंजाबी कौम की बात कर रहे हैं जिनका हीरो मौला जट है, तो जब तक ये मतलब है कि इंज कर देंगे तो उंज कर देंगे नहीं होता ना, इससे जो है इलेक्शन के करीब आके वोट। इसीलिए आप देखती होंगी कि जो जलसों की लैंग्वेज और जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लैंग्वेज, उसमें फर्क होता है। वो आप अचीव कर चुके होते हैं, वह आपको सुकून हो जाता है, मगर जिस वक्त आप वोट के लिए जा रहे होते हैं फिर आपकी बढ़के और आपके मामलात और होते हैं। जो मफाहमत है, मफाहमत की पॉलिटिक्स तब तक किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी अपोजिशन की पार्टी को सूट करती है जब तक उसमें उनके लिए कोई ना कोई मुफाद हो। और इस वक्त देखें ना, मरियम बीबी खामोश हैं और उनकी स्ट्रैटेजी और तरीके है। कुछ आज से चंद माह पहले स्ट्रैटेजी कुछ और तरीके से थी। अब हो सकता है ये भी एक किस्म की मफाहमत का वो है कि जी अभी आप खामोशी रखें, चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। तो सियासी पार्टियां मुफाहमत उसी वक्त करती हैं जिस वक्त उनके मुफाद में हो। इलेक्शन के करीब मुफाहमत जो है वो मुफाद शफाद नहीं होता। इलेक्शन के करीब अपनी अपनी दौड़ होती है। हर किसी ने, कहते हैं ना, अपनी कब्र में जाना है, हर किसी ने अपना इलेक्शन लड़ना है। तो वो मज़ामत से, एग्रेशन से वो खामखाई। आपका क्या ख्याल है कि यानी अब से 6 महीने पहले तक की जो सूरत हाल थी ना, कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे इलेक्शन में कैसे जाएगी, जाहिर है ये बहुत पहले बात की जा रही थी, लेकिन अचानक पिछले 1-2 महीनों में, मई जून में सूरत हाल थोड़ी सी बदली है। तो आप समझते हैं कि ये इनका जो कॉन्फिडेंस है या इनका ग्राफ है, वैसे हुकूमतों का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ होता है ना, वो बड़ी मुश्किल से ऊपर जाता है, आमतौर पे जाया नहीं करता। हुकूमत कोई भी हो वो क्रिटिसिज्म में ही होती है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये इस पोजीशन में वाकई आगे हैं कि अब ये इलेक्शन में जाने के काबिल हैं 1-1.5 साल बाद? मैं बिल्कुल ये नहीं समझता जी, माजरत, मगर मैं आपकी राय से इख्तलाफ करता हूँ। इलेक्शन अभी बहुत दूर है। आप आज इलेक्शन करवा लें, पंजाब के किसी ज़िले में करा लें, हुकूमत के लिए इलेक्शन लड़ना बड़ा औखा काम है। आपने पिछले ज़िमनी इलेक्शनों में हुकूमत को मार खाते हुए देखा है, और किस तरीके से देखा है। आपके चैनल्स ने दिखाया कि हुकूमत ने क्या हथकंडे इस्तेमाल किए और उसके बाद नताइज का है। कोई ऐसा 2 महीने में काम मेरे देखने में कोई नहीं हुआ जिससे ये समझें। आप कल इलेक्शन अनाउंस करें, पंजाब में सबको पता लग जाएगा कि वोट किसके हैं, सिंध में सबको पता लग जाएगा वोट किसके हैं, बशर्ते के एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत इसमें ना हो। अगर वो हो तो फिर आप मुझसे राय ना लें, फिर तो आपको राय लेने का फायदा कोई नहीं। दूसरी बात यह है कि 1.5 साल बाद क्या होगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं। आपको याद होगा, आप भी उस वक्त, जिस वक्त काफ लीग की हुकूमत जो है वो दूसरे इलेक्शन में जा रही थी और हम सब काफ लीग के कैंडिडेट्स थे, आप भी यंग साफी थे, हम भी उस वक्त असम्बली का एक दौर गुजार चुके थे, तो तुसी हुण भी यंग हो, परेशान ना हो। तो जब हम इलेक्शन में जाने लगे तो उस वक्त तक काफ लीग अगला प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल बना चुकी थी, और चौधरी परवेज इलाही लाहौर में जो थे बाकायदा प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में मूव करते थे। स्टेट ने उनको वो अलाउ किया हुआ था, इस हर चीज वो खुद डील कर रहे थे। अचानक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत की वजह से वो वजारत उज़्मा जो है वो बिल्कुल हवा हो गई, और पता ही कोई नहीं लगा कि वो वजारत कहाँ गई और वो काफ लीग के दोस्त कहाँ गए। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 जिले थे, एक हमारा जंग और दूसरा साथ वाला खानेवाल। इन 2 जिलों के अलावा काफ लीग पूरे पाकिस्तान में वॉश। सो जो इलेक्शन का इतनी पहले प्रेडिक्शन तुसी ना दो, जब इलेक्शन के करीब जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो लेकिन शेख साहब, अब जो इलेक्शन अब कुछ दिनों बाद आ रहा है ना, वो भी तो आ रहा है ना, किसकी? कश्मीर वाले की बात कर। कश्मीर वाला देखें, आमतौर पे इलेक्शन, अब पीपल्स पार्टी की कितनी बुरी परफॉर्मेंस थी। हम तो कुछ चंक उनका हिस्सा भी रहे साथ, जब हम काफ लीग की तरफ से अलायंस में उनके साथ रहे, मगर ऑब्वियसली को हमारा वहां बैठने का ये मतलब नहीं है कि वो सारी परफॉर्मेंस अच्छी। कश्मीर के इलेक्शन हुकूमतों के होते हैं, जिनकी फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत होती है ना, वो बड़े ही बदकिस्मत होते हैं वो लोग, ये याद रखिएगा। वो बड़े ही बदकिस्मत होते हैं वो लोग कि जो बैठे भी फेडरल गवर्नमेंट में हो और गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत ना बने और कश्मीर में भी ना बने। अगर पीपल्स पार्टी जैसी गवर्नमेंट उस परफॉर्मेंस के साथ कश्मीर का इलेक्शन ले गई थी
तो आप कश्मीर का इलेक्शन कोई इंडिकेटर नहीं है। मैं आपको ये बड़ा वाजे, जैसे जीबी का इलेक्शन बिलावल साहब तो भी ले गए सन, ले गए सन ना, वो आगे जाएगा जी में खान साहब कहते सुनामी आ रहा है, उस तरह उन्होंने कहा तबाही आ रही है, तो क्या हुआ कोई समझ ही नहीं आई किसी को। सो कश्मीर और गिलगित के इलेक्शनों की समझ कोई नहीं आती, इसलिए वो किसी चीज का इंडिकेटर कोई नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में कल लोगों ने किसको वोट करना। तो यही वजह है कि हुकूमत इस वक्त कश्मीर इलेक्शंस पे खामोश है और नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन मुहिम चला रही है। देखिए उनका वो अपोजिशन है, अगर वो एक्टिव नहीं होंगे तो उन्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जो क्योंकि सरकार कंट्रोल कर रही होती है कश्मीर को भी और जीबी को भी, तो सरकार के लिए चीजें मैनेज करना बहुत आसान होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा अदील, इस पे आपका क्या टेक है? जिसमें भी बट इफ दे डोंट विन दैट विल बी अनफॉर्चुनेट। देखें जिस तरह शेख साहब बात कर रहे हैं ना, तो आमतौर पे ज़िमनी इलेक्शन के बारे में भी यही कहा जाता है कि जी ज़िमनी इलेक्शन तो हुकूमतों के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा शेख साहब से इसलिए इख्तलाफ करूंगा कि देखें जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उनमें से जो खास तौर पर डस्का का इलेक्शन हुआ था, नहीं तो इससे आप अंदाजा कर ले कितनी भैड़ी हुकूमती परफॉर्मेंस है शेख साहब, लेकिन इससे आप ये कर लेना अंदाजा। शेख साहब, लेकिन मैं एक ऐसी चीज सामने रखना चाहता हूँ, आप बेशक उससे इख्तिलाफ कीजिएगा, प्लीज कि देखें जब डस्का का इलेक्शन हुआ, अब डस्का की सीट और एक और सीट थी गलबन वो खुशाब वाला जो था, ये जो फौत हुए कल्लू जावारिस कल्लू, अच्छा ये जो थी ये खानदानी सीटें थी, डस्का वाली भी उनकी वो जो शाह साहब थे, इफ्तिखार शाह साहब, उनकी खानदानी सीट थी। अच्छा ये वो सीटें हैं जो पार्टी टिकट के मुहताज नहीं है, ये खानदानों के वोट थे, और इसमें वोट बैंक हुकूमत, अच्छा जब हुकूमत जीत जाए जी धांधली करके जीते, हुकूमत हार जाए, देखें जी ये तो इलेक्शन ही हुकूमत के होते हैं, ये हार गए, लेकिन ये भी देखें कि जनरल इलेक्शन में उनका वोट बैंक कहां खड़ा था और अब उनका वोट बैंक कहां खड़ा है, और वो मार्जिन जो है वो कम हो गया था, और ये खानदानी सीटें थी, ये बेसिकली सियासी जमातों के इलेक्शन नहीं थे, ये बुनियादी तौर पे वहां की जो ग्राउंड रियलिटीज थी, वहां के डायनामिक्स मैटर करते हैं। बहरहाल ये कहा जाता है इसी तरह। इसमें ऐड कर दूं, एक तो वारिस कल्लू वाली खुशाब वाली सीट फैमिली सीट नहीं थी, वो अपनी फैमिली के पहले आदमी थे जो इलेक्शन लड़े, वो बैंक में काम करते थे, वहां से उनको छोड़ा, वो जेन्युइनली नून लीग की सीट थी, और क्योंकि वो नून लीग के ही पास थी इसलिए वो वापस भी नून लीग के पास आई। इनके खानदान में वारिस कल्लू से पहले ना आदमी किसी ने इलेक्शन लड़ा, और हाँ अब उनके बेटे ने, वो पार्टी ने उसको टिकट दिया। रह गया इफ्तिखार शाह साहब की जो सीट है, इफ्तिखार शाह साहब का क्योंकि एक अपना पीरी के हवाले से, मेहनत के हवाले से, सेकेंडली इसी सीट पे नून लीग के टिकट पे वो आपको दौर याद होगा, मुशर्रफ साहब वाला दौर, वो जो 2 दौर आए उसमें ये इलेक्शन हारे, वहां ये इलेक्ट नहीं हो सके। नहीं 5 मरतबा जीते भी हुए ना, नहीं होंगे, मगर मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूं। सो मैं ये समझता हूं कि ये जो सीटें हैं यहाँ पे अब पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है। पंजाब में घरों की सीटें बहुत कम रह गई हैं, जिनको आप खानदानों की सीटें कहते थे ना, लोग कहते थे, मैं आपको अपने जिले की मिसाल देता था, वहां बड़े बड़े पीर खाने हैं, लोग कहते थे कि जी शाह जीवने से अब्दा हुसैन या फैसल साले याद नहीं जी सकते, वो बंदे आए बाहर के हल्के से उठ के और चुक चुक के मारे, पता ही नहीं अब्दा हुसैन कितने गई थे, पता नहीं फैसल साले याद कितने गया। सो वो चीजें पंजाब में अब कम होती जा रही हैं, और ये बड़ी अजीब बात है कि जब अब हम इलेक्शन में जब गए तो लोगों ने इश्यूज डिस्कस किए। आज से 10 साल पहले जब हम जाते थे, लोग अपनी गली नाली आगे पीछे पर, अब लोग बाकायदा तौर पे नेशनल इशू डिस्कस करते हैं छोटे छोटे हल्कों में बैठ के, विच इज अ गुड थिंग। मैं ये समझता हूं कि अच्छी चीज, दिलचस्पी सियासत में जो है बढ़ती जा रही, जिसमें आप लोगों का भी अपना हिस्सा है, डिस्कशंस ये वो आगे यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक का टाइम हुआ है। नाज़रीन ब्रेक के बाद हम डिस्कस, पाकिस्तान में कोरोना केसेस फिर से बढ़ने लग गए हैं। बेशक एक तरफ आलमी जो इदारे हैं वो वजीर आज़म इमरान खान साहब की पॉलिसीज के बहुत ज्यादा मुतरफ हैं, लेकिन स्टिल अब सिचुएशन क्या है, किस तरह से उसको कैटर करना है, वैक्सीनेट भी लोग हो रहे हैं, लेकिन अब सिचुएशन क्या होगी, ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर जावेद साहब भी ज्वाइन करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ जहां पर आलमी इदारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो कोरोना के खिलाफ जो पॉलिसीज हैं उसके मुतरफ तो हैं ही, लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर से अभी जो NCOC ने शदीद इजहार तशवीश किया, उनका कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। ऑल्दो एक तरफ हांगकॉन्ग और न्यूजीलैंड के बाद पाकिस्तान इस वक्त 3रे नंबर पर है, जिन्होंने अपनी अच्छी पॉलिसीज की वजह से कोरोना पर कंट्रोल किया हुआ है। अदील मुझे बताइएगा अभी इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है केसेस को लेकर? देखें एक जानिब जहां ये जो पॉजिटिविटी रेट जो है ये 1 पॉइंट समथिंग पे आ गया था, अब आज का जो पॉजिटिविटी रेट है ये 3.27 पे है, और अमवात जो है वो 17 से 25 के दरमियान है।
अगरचे अमवात की जो शरह है वो तो कम हो चुकी है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर डॉक्टर जावेद अकरम साहब से आगे बात होगी तो उनसे हम ये पूछेंगे भी कि इसकी रीजन क्या है, क्योंकि वो बताया जा रहा है जी जो इंडियन वेरिएंट है वो बड़ा तेजी से फैलता है। अगरचे जो वैक्सीनेटेड लोग हैं पता नहीं उन पे अब डॉक्टर साहब बताएंगे कि इसके क्या असरात होंगे, लेकिन जो आज जो इकोनॉमिस्ट की जो ग्लोबल रैंकिंग आई है ये बड़ी खुशाइन बात है। देखिए ये मामला मार्च 2020 से शुरू हुआ था, यहां इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं उस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी क़यादत इमरान खान को क्रिटिसाइज कर रही थी, ये कह रहे थे जी कि ये तो टेंशन ही नहीं ले रहे, ये तो बंद ही नहीं कर रहे मुल्क को, समझ रहे, ये तो खुदा ना खास्ता ये कुछ बड़ा काम ही ना खराब करा दें, डिजास्टर ही ना करा दें। तो मेरे इल्म में 2 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने वो जो मुकम्मल वाला लॉकडाउन नहीं किया था, उनमें एक पाकिस्तान था और एक स्वीडन था, यानी जो मेरे इल्म में, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। अच्छा, अब स्वीडन पे भी बड़ी क्रिटिसिज्म हुई उस वक्त, जो अतराफ के मुल्कों ने स्वीडन पर पाबंदियां लगा दी कि जी आपकी वजह से फैल सकता है कोरोना, उन्होंने बड़ी वहां बॉर्डर कंट्रोल लगा दिए और ये कहा जी आप मुकम्मल लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे। और एक इमरान खान थे, उन्होंने कहा था जी लॉकडाउन नहीं करना मैंने, जिस पे बड़ी फिर पूरा साल सियासत चलती रही। अब दुनिया ने यह तस्लीम किया है कि कोरोना से पहले जैसी सूरत हाल में वापसी के हवाले से जो इंडेक्स है इसमें वो 8 इंडिकेटर्स हैं जिनकी बुनियाद पर यह रैंकिंग बनाई गई है, जिसमें पाकिस्तान का जो 84.4 पॉइंट्स के साथ तीसरा नंबर है, जैसे कि टाइम नॉट एट होम, ऑफिस यूज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रैफिक, फ्लाइट्स, इन बुनियादों पर यह रैंकिंग बनाई गई है। अच्छा, हुआ क्या, इमरान खान ने सबसे जो अक्लमंदी वाला काम जो था, बड़ा डिसीजन था, बोल्ड डिसीजन था, यह कहा कि सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दें। अच्छा, बहुत से लोगों ने यह कहा कि ये तो जी पता नहीं किसी को फायदा पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल रहे हैं, लोग मर रहे हैं खुदा ना खास्ता, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। यूरोप ने, यानी स्पेन और इटली जैसे ममालिक ने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोली, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले हाथ हैं वो आम आदमी के हाथ हैं। फिर आज उन्होंने एहसास प्रोग्राम के हवाले से भी यानी उन्होंने अप्रिशिएट किया, स्टेट बैंक को अप्रिशिएट किया, इनका बहुत बड़ा किरदार है। वो जो अरबों रुपए के हवाले से ये जो अपोजिशन भी क्रिटिसिज्म करती है ना, ये जो तकसीम हुई इसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है वो किसी ना किसी तरीके से जिंदा रखा। फिर वो उन ममालिक से बड़े ममालिक से कर्जा माफ कराने के हवाले से भी सबसे पहले इन्होंने आवाज उठाई, फिर वो जो तरक्की पजीर ममालिक के कर्जों के हवाले से एक बड़ा रिलीफ मिल गया। बहरहाल ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है कि एक ऐसा मसला जिसमें तरक्की याफ्ता ममालिक भी असेस नहीं कर पाए हमें क्या करना है, पाकिस्तान ने बोल्ड स्टेप लिया। पाकिस्तान ने उस स्टेप पर ना सिर्फ स्टैंड लिया, दुनिया ने अब तस्लीम किया है वाकई जी ये लॉकडाउन जो है ये तो डिजास्टर था। अभी भी कोरोना, अच्छा अब दोबारा जो वेरिएंट आया है इसमें केसेस बढ़ने शुरू हो गए, अब करें ना लॉकडाउन, नहीं हो सकता लॉकडाउन, चल ही नहीं सकते मुल्क। तो ये पाकिस्तान की जीत है, ये पाकिस्तान, अब देखें ना जिस तरह अफगानिस्तान में पाकिस्तान के मौकफ की जीत हुई ना, पूरी दुनिया मान नहीं रही थी पर माना, तो ये भी वो मौकफ है जो मैं समझता हूं दुनिया ने तस्लीम किया है और अब तो मोहरे तस्दीक सब कर लिया। शेख साहब से भी वैसे पूछेंगे कि शेख साहब इसको वैसे कैसे देखते हैं क्रिटिकली, क्योंकि शेख साहब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये कुदरती ही हो गया, ये जो पॉजिटिविटी रेट है अल्लाह का फजल तो इसमें है, वैसे इसमें तो कोई शक व शुबे वाली गुंजाइश ही नहीं है ना, अल्लाह के फजल के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता था। लेकिन इसमें शेख साहब आप समझते हैं कि हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उनका भी कोई किरदार आपको इसमें नजर आता है? देखिए मैं अब स्ट्रिक्टली इसलिए तो वो नहीं करूंगा कि सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ही हर जगह पे हो। हुकूमतें कोई भी हो, वो जब पॉलिसीज डिफाइन करती हैं तो बहुत से दिमाग बैठते हैं, एक्सपर्ट्स बैठते हैं, पॉलिसीज हमेशा अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं, चाहे वो किसी हुकूमत के भी हो। देखना यह है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कितना इफेक्टिव है और फिर उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका नतीजा क्या है। समहाउ जो है ये आई डोंट नो कि ये मैं बड़ा गलत कहूँगा कि अगर मैं आपको एग्जैक्ट को फिगर दे सकूँ इतने % पॉलिसी का नतीजा इतना। मैं ये समझता हूँ कि अब हमारे यहाँ बहुत से लोग जो है कोरोना तो तभी पॉजिटिव आएगा ना जब रिपोर्टिंग होगी। जब तुम जाओगे नहीं, तुम कोरोना टेस्ट नहीं कराओगे, किसी को क्या पता कि आप कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं। अब अगर आप अपनी 22 करोड़ की आवाम में से सिर्फ सरकार से यही पूछ लें कि टेस्टिंग कितनी हुई है, तो आपको फिर अंदाजा हो जाएगा कि उसका फिर नतीजा क्या है और उसकी रेशो क्या थी। तो मैं ये समझता हूँ
कि इसी पे इक्तफा करना चाहिए कि अल्लाह का करम हुआ है, अल्लाह का फजल हुआ है, क्योंकि खुद प्राइम मिनिस्टर कहते रहे ये आजमाइश है, ये फलान है। तो फिर जब अल्लाह की आजमाइशें होती हैं ना, उनके खिलाफ जंगें नहीं होती, रब की आजमाइश अपने हिसाब से आती है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज हैं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ। तो हाँ, तो वो आजमाइशें रब की तरफ से आती हैं और रब की तरफ से ही जाती हैं। वो किसी हैसियत इंसान की औकात नहीं है कि वो उसको जंग बना के जी सके या उसमें जी सके। अल्लाह ताला ने फजल करम किया है जिसको कैटर करना बहुत डिफिकल्ट है। पूरी दुनिया सोच रही थी कि क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, तो उस टाइम पर हमारी देसी स्ट्रैटेजी थी ना जी, बस ठीक है, काम चलाई रखो, अल्लाह खैर सलाह। लेकिन वैसे शेख साहब आज का मैं आपको बताऊं कि टेस्ट की जो आपने बात की ना, 46,287 टेस्ट जो हैं 24 घंटों के दौरान हुए हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं सर, कि वैसे बैरून ममालिक में तो ये है ना कि आपने, मैं आपको टेस्टों की एक बात भी बता दूं, मैं कोरोना से गुजरा हूं और बड़ा सीवियर मुझे कोरोना हुआ था। मैंने एक टाइम में 3 लैब्स जो थी इस्लामाबाद की बड़ी कीमती लैब्स की आपको बात बता रहा हूँ, सरकारी और गैर सरकारी, उन्हें तुम्हें टेस्ट कराया। पहले ने कहा तुम टेस्ट तुसी कोरोना कोई नहीं है, दूसरी एज गया उन्हें कहा तुसी कोरोना मर जाओगे, तीसरी एज गया उन्हें कहा तुम माइल्ड कोरोना जी। जब मैं वो तीनों रिपोर्टें लेके अपने डॉक्टर के पास गया, उसने कहा जी ये इस्लामाबाद का, वो भी एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे आगे से कहा जी बात ये है कि इस वक्त 60-70% रिपोर्ट्स फॉल्स है, कुछ फॉल्स पॉजिटिव है, कुछ फॉल्स पॉजिटिव है, कुछ फॉल्स नेगेटिव है। अगर किसी गरीब दी फॉल्स नेगेटिव आ गई उंज मर गया, और अगर किसी गरीब दी फॉल्स पॉजिटिव आ गई तो दवाइयां ले लेके मर गया। अच्छा अदील, बहुत से चीजें हैं, मगर क्योंकि हम बस बचत हो गई, अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन अदील, जहां पर पॉलिसीज की बात होती है, क्योंकि दुनिया अभी तक यही सोच रही थी कि हमने करना क्या है, कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना है, स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी की तरफ जाना है। तो उस टाइम पर जब इमरान खान साहब ने डिसीजन लिया स्मार्ट लॉकडाउन का, जिसमें बहुत तनकीद भी हुई, तो बेसिकली आप उसको, वो अच्छा डिसीजन था, वो अच्छा डिसीजन था। देखें जी, ये शेख साहब की तरफ से एप्रिसिएशन मैं समझता हूँ कि नहीं अच्छा डिसीजन हुकूमत के लिए एक सनद है। अच्छा, लेकिन यहाँ एनसीओसी का किरदार जो है ना, उस पर मैं बात करना इसलिए चाहूंगा। एनसीओसी को अप्रिशिएट करना बनता है यहां पर, और मैं कहता हूं कि एनसीओसी इस वक्त दुनिया के बेहतरीन थिंक टैंक्स में, दुनिया के बेहतरीन इदारों में से एक इदारा है जिसने ना सिर्फ पूरे मुल्क के वसाइल को बेहतरीन अंदाज में यूटिलाइज करने के हवाले से एक बेहतरीन पॉलिसी बनाई, बल्कि उन्होंने अपनी जो हिकमत अमली बनाई, उसकी जो इंप्लीमेंटेशन हुई, उसके नताइज नजर भी आए। और वैक्सीन के हवाले से देखें, एक बड़ी अहम चीज ये है कि पाकिस्तान में इतनी आबादी और जो एज ब्रैकेट है, आप ये देखें कि तमाम जो एज ग्रुप्स हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, कोई मसला नहीं है। कोई 1-2-4 दिन के लिए कोई शॉर्टेज वगैरह हुई थी, और अब तो हर किस्म की वैक्सीन यानी अवेलेबल है। यानी जो अमेरिका की बनाई गई है, जो यूरोप की बनाई गई है, तो जो चीन की बनाई गई है, हर किस्म की वैक्सीन अवेलेबल है। तो ये एनसीओसी जैसे इदारे को क्रेडिट जाता है। मैं तो एनसीओसी भी नहीं गया, लेकिन एनसीओसी के हवाले से जो मेरे कुलीग्स, मेरे दोस्त जो वहां विजिट करके आए हैं, वो उनका साइंटिफिक तरीकाकार देख के हैरान हो गए हैं। अच्छा। तो एनसीओसी ने बेसिकली दुनिया को हैरान किया है कि हम पाकिस्तान में बैठ के परेशान थे ना जब ये वबा आई, कि हमारे पास तो वसाइल ही नहीं है। तो एनसीओसी का किरदार इसलिए अप्रिसिएशन कर रहे हैं कि इनको इस पे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि एनसीओसी ने डिलीवर किया, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ सारे लोग बाकी महकमों के लिए भी कोई बना लेना एनसीओसी, वैसे होना चाहिए। वैसे शेख साहब ये होना चाहिए। अगर ये मतलब है कि हुकूमत को तमगा हमने सिर्फ देना कोरोना पे, तो ऐसी चाहने हुकूमत 8 तमगे और सड़े। वैसे नहीं शेख साहब, इसमें एक जो चीज है ना, इसमें एनसीओसी में जो हमारे इदारे फौज का किरदार है ना, वो बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है। मैं तो यही समझता हूँ, डिसिप्लिन। और भाई मैं तो ये समझता हूँ ये कामयाबी उन्हीं की वजह से है, मैं सरकार का कमाल नहीं समझता। नहीं तो इसमें कोई शक नहीं है, एनसीओसी में ठीक हो गया। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी वैक्सीनेट करवाने को बुरा समझ रहे हैं। कोई भी वैक्सीन इस वक्त अगर आपके पर कैपिटा वैक्सीनेशन देखें, वेरी लो। पाकिस्तान की पिछले महीने, मैं आपको मजे की बात बताऊं, पिछले महीने मैं स्कैंडेक्स देख रहा था, इराक के और नाइजर और बिल्कुल जो आखिरी मुल्क थे ना दुनिया के, उस वक्त आज से 2 महीने पहले हमारी पर कैपिटा वैक्सीनेशन वाज 2.8। सर लोगों की थिंकिंग डिपेंड करती है ना यहाँ पर। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन 2 साल बाद हमें शायद हम मर जाएंगे, तो इसका तो कोई अब हल नहीं है ना। यहाँ पे लोग की थिंकिंग में मैटर करती है। गलत साबित हो गई थी। वैक्सीन तो अवेलेबल भी है। 4,12,000 लोगों को एक दिन में अगर लग रही है, तो ये मैं समझता हूँ
असल में हमारे लोग भी उस तरह ताउन नहीं करते। अभी मैंने खुद वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा किया है, वहां पर मैं खुद देख रही हूँ फीमेल्स का जो एरिया है वो खाली है, वहां पर कोई वैक्सीनेट करवाने के लिए आए नहीं। लोग इसको भी गलत समझ रहे हैं, जो कि गलत बात है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बात जो सी पैक है, इस वक्त सबकी नजरें उस पर है, और सी पैक का कल गवादर की अगर बात हम करें तो उसको दुनिया किस तरह से देख रही है, इस पे बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, जो गवादर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पर सी पैक का भी जो इंडस्ट्रीज का काम जो होने जा रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इस पर हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी आगे आने वाले प्रोग्राम्स हैं उसमें डिफरेंट चंक्स में हम उसको डिस्कस करें। अदील चूंकि पिछले दिनों में गवादर में मौजूद भी थे। अदील, मुझे ये बताएगा जो गवादर फ्री जोन है ये बेसिकली है क्या, जिसका 1-2 दिन पहले वजीर आज़म इमरान खान साहब ने संगे बुनियाद भी रखा है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखें, जो सी पैक के कई हिस्से हैं ना, उसमें एक तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बिजली के मंसूबे हैं। तो इसमें जो सी पैक के बुनियादी तौर पर 3 फेजेस हैं। पहला फेज जो है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे बनने थे, जिसमें जो बिजली के मंसूबे आने थे ना, जब तक तवानाई नहीं होगी फैक्ट्रियां कैसे लगेंगी, जब तक रोड नहीं होगी चीजें उनकी नकलो हमल होगी कैसे। पहला फेज हो गया मुकम्मल। दूसरे फेज में अब जब आए हैं तो इसमें अब जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं इनका किरदार है। अब ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स कहां पर आने, इसके लिए मुल्क भर में बनाए गए 9 इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अच्छा, ये इकोनॉमिक जोन जो हैं ये अलग से हैं, इन पर हम कभी बात करेंगे अलग से। लेकिन स्पेशल ये जो ग्वादर फ्री जोन है ना, ये फ्री जोन बिल्कुल पोर्ट के ऊपर 60 एकड़ में बनाया गया एक फ्री जोन है। ये फ्री जोन जो है चाइना की एक कंपनी है, ये दुनिया की बड़ी कंपनियों में इसका शुमार होता है। ये चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी है। ठीक है। ये फ्री जोन को बना रही है, इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ भी ये डील कर रही है, और ये बीओटी के तहत, यानी ये जो काम कर रही है। अब इस कंपनी ने एक जादू भी किया है, आज ये भी बताएंगे कि इस कंपनी ने जादू क्या किया, हैरान कर दिखाया दुनिया को। अब ये जो फ्री जोन है इसमें आ गए हैं 40 के करीब, 40 से ज्यादा इन्वेस्टर्स आ चुके हैं। हाँ जी, चाइना के भी, कुछ दीगर ममालिक के भी। अब ये इन्वेस्टर्स जो हैं, इसमें जो एंटरप्राइजेज हैं, अब इसमें जो फैक्ट्रियां लगी हैं 12 में से 6 बन चुकी हैं, 3 फंक्शनल हो गई हैं जो मैंने खुद जाकर देखी हैं। एक कंपनी एचके सन्स जो है, ये दुनिया की बड़ी कंपनियों में स्क्रैप दुनिया से इकट्ठा करने के बाद, उसको प्रोसेस करने के बाद तांबा निकालती है अलग से, स्टील निकालती है अलग से, और उसको फिर एक्सपोर्ट करती है। और ये फेज 2 में हो अच्छा, अब ये फ्री जोन जो है, नहीं फेज 1 में। अच्छा, फेज 1 में, ठीक है। फ्री जोन जो है ये है कि दुनिया भर से जो रॉ मटेरियल आना है उस पर कोई ड्यूटी नहीं होगी। ये कुछ 40 साल तक इस पे कोई ड्यूटी नहीं होगी। जब ड्यूटी नहीं होगी, खाम माल सस्ता आएगा, चीज सस्ती प्रोड्यूस होगी, आलमी मार्केट में उसकी मांग होगी, और जो वो एक्सपोर्ट्स होंगी वो ज़ाहिर पाकिस्तान के खाते में होंगी। तो अब ये जो फ्री जोन है इस पे इतना अच्छा रिस्पांस आया है फेज 1 का कि फेज 2 2200 एकड़ पे बनाने का फैसला किया गया। कहां फेज 1 60 एकड़ पे, कहां फेज 2 2200 एकड़ पे। अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो संग बुनियाद रखा है बुनियादी तौर पर ये इसका रखा है, क्योंकि इतना जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, इतना अच्छा रिस्पांस कि ये फ्री जोन में इतनी जल्दी रिस्पांस आ जाएगा। अच्छा, जो मैं ये बता दूं कि जादू इस कंपनी ने क्या किया है, देखें यहां पर कोई 5 स्टार कोई होटल वगैरह कोई बनता है ना, या कोई बड़ा बिजनेस सेंटर, उस पे सालों लग जाते हैं, बरसों लग जाते हैं। इसने जो वहां पर ग्वादर चाइना बिजनेस सेंटर बनाया है, ये कई मंजिला खूबसूरत इमारत है, और ये 5 स्टार होटल है उस तरह है, और यहां पर इन्वेस्टर्स ने आके ठहरना होता है। ये सिर्फ 5 महीने 6 दिन में ये बिजनेस सेंटर बना दिया गया है, और दुनिया हैरान हो गई है कि इस कंपनी ने ये 5 महीने में ये इमारत खड़ी कर दी है। तो इतनी तेजी से जो है ये इस पे प्रोग्रेस हो रही है। अच्छा शेख साहब, लास्ट मिनट में चाहूंगी इस पे आप भी छोटा सा कमेंट कर दे, कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त सी पैक, और खासकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात करें तो कितना लिंक्ड है ये? देखें जी, ये तो बिल्कुल, ये तो अभी हमारी लाइफ लाइन है इस वक्त जो दुनिया के अंदर मामलात चल रहे हैं, और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है वो जितने भी मुल्कों में चल रहा है उसमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के अपने जो माशी हालात हैं और मीशत के जो सिचुएशन है उसमें सी पैक की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस किस्म के जो फ्री जोन्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये माजी में भी वहाँ पर बिजनेस को
इंक्रीज करने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए और वहाँ के लोकल लोगों को भी फैसिलिटेट करने के लिए किए जाते थे। तो अगर इस किस्म का मैसिव जो वो है, उससे पाकिस्तान के लिए बेहतरी जो है ना वो देखी यानी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो इसी पैक से जुड़ा है। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा रखिएगा। अल्लाह हाफिज।